Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. So before we proceed, there is an important announcement. आप सबको तो पता ही है कि कल सरस्वती पूजा सेलिब्रेशंस हैं, तो हम SPMIS अकेडमी में भी सरस्वती पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे सेंटर पे आएँ और इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करें। वो सारे स्टूडेंट जो अगर सिर्फ हमें यूट्यूब पे भी सुनते हैं तो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आप आओ। इतने टाइम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बट कभी मिले नहीं हैं फेस टू फेस। सो आई वुड लाइक टू मीट यू पीपल पर्सनली। तो जो कोई लोग भी आप गुवाहाटी में अगर हो तो आई वुड लव टू मीट यू पीपल। आप आओ। आई कॉर्डियली इन्वाइट यू पीपल टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about privatization of banks, its need, significance and concerns. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में जब बजट प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, तो उस टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि इस साल कम से कम 2 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। और उन दोनों बैंक्स का अभी तक सिलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन नीति आयोग विल स्टार्ट अ प्रोसेस to finalize the name of 2 public sector banks that will be privatized this year. और नीति आयोग जो नाम रेकमेंड करेगा फिर वो नाम कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज द्वारा फाइनलाइज किए जाएंगे। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज मिल करके वो 2 बैंक्स के नाम फाइनलाइज करेंगे जिनको इस साल प्राइवेटाइज किया जाना है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार हमारे देश में ऐसा हो रहा होगा कि अब बैंक्स को वापस से प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। हमारे देश में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ये तो आप सबने बेसिक जरूर पढ़ रखा होगा। देयर हैज़ बीन 2 मेजर वेव्स ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन मतलब एक प्राइवेट बैंक को सरकारी बना देना, मतलब सरकार ने उन बैंक्स को एक्वायर कर लिया, उसके मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स खरीद लिए। द फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलाइजेशन वाज सीन इन 1969 व्हेन 14 बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड, एंड देन द सेकेंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन हैपेंड इन 1980 व्हेन 6 बैंक्स वेर nationalized, and these 2 waves were brought during the regime of इंदिरा गांधी। उस टाइम में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। इस तरह का आप देखिए 19 जुलाई 1969 को ये बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था और 20 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में इस तरह की खबर छपी थी। इनफैक्ट 19 जुलाई को हम लोग इंडिया के बैंक नेशनलाइजेशन डे की तरह भी और सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये सब पहली बार हो रहा है कि बैंक्स को नेशनलाइज करने के बाद अब उनको धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। पिछले 50 सालों में ये एक रिवर्स ट्रेंड है, अपोजिट ट्रेंड है। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो इसको समझने से पहले ब्रीफली ये समझ लेते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी जी ने इतने सारे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज क्यों किया, सरकारी क्यों बनाया। तो उसके 2 ही मेन कारण थे। देखिए, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच नेटवर्क। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब समझिए, उस टाइम के ज़्यादातर जो बैंक्स थे वो प्राइवेट बैंक्स थे और वो लोन देते थे बिग कॉरपोरेट्स को या बिग इंटरप्राइजेज़ को। जो छोटे लेंडर्स थे, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज चलाने वाले लोग थे, या फिर जो रूरल एरियाज़ में फार्मर्स हैं, जो माइक्रो क्रेडिट जिनके रिक्वायरमेंट है, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी क्रेडिट के रिक्वायरमेंट है, वो सब नीड्स बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि इन सब तरह की लेंडिंग्स में ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है बैंक्स को। और इस कारण से जो प्राइवेट बैंक्स थे उस टाइम के वो इन तरह के लेंडर्स को लोन नहीं देते थे और ये सारे सेक्टर पीछे रह रहे थे और इन सेक्टर से ही मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ओवरऑल जो हमारी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो सब कुछ रुकी हुई थी, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो इंक्लूसिव नहीं थे। वो हर एक तरह के लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को लोन नहीं दे रहे थे। जब एक बार बैंक को सरकारी बना दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, तो सरकार उसके बाद एजेंडा सेट करने लगी बैंक्स का कि अब आपको इतने लोगों का बैंक अकाउंट खोलना है, आपको यहाँ पे ब्रांच खोलना है, आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एग्रीकल्चर को लोन देना है, रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देना है। तो इस सब तरीके के नए नए नियम आने लगे और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर होने लगा। मतलब मोर एंड मोर पीपल वेयर अवेल्ड विथ बैंकिंग सर्विसेज, स्पेशली इन द रिमोट एंड रूरल एरियाज एंड द स्मॉल बोरोवर्स, स्मॉल इंटरप्राइजेज। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेवलप होनी शुरू हुई हमारे देश में।
दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच नेटवर्क। पहले जो भी प्राइवेट बैंक्स थे वो मेन शहरों में ही थे, जैसे कि बॉम्बे में, कोलकाता में, और रूरल एरियाज़ में अपने ब्रांचेज को एक्सपैंड करते ही नहीं थे, क्योंकि रूरल एरियाज़ में उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं था। बट आफ्टर नेशनलाइजेशन द बैंक्स वर आस्क्ड टू गो टू द रूरल एरियाज एंड प्रोवाइड देयर बैंकिंग सर्विसेज इवन इन रूरल एरियाज फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लेकिन अब जरा समझते हैं कि आखिर इतने सारे फ़ायदे थे बैंक्स को नेशनलाइज करने से, सरकारी बनाने से, तो अब उनको प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस प्राइवेटाइजेशन? तो देखिए, जो चीज़ उस टाइम में हमारे लिए फ़ायदेमंद थी, अब वही सारी चीज़ें अब हमें तकलीफ़ दे रही हैं, हमारे बैंक्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। देखिए 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स कर लिया, मतलब और इकोनॉमी मूव्ड मोर टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और वैसे टाइम में अगर ज़्यादातर बैंक्स सरकारी हैं तो एक तरीके का ये आप समझिए इनकॉन्ग्रुएंस है, इनकंसिस्टेंसी है कि मेजर ऑफ द इकोनॉमी और ये मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी इज़ गोइंग टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, जबकि उस इकोनॉमी के जो लाइफलाइंस है बैंकिंग सेक्टर वो सरकारी हैं। और सरकारी बैंक्स होने के कारण जो लाइफलाइंस है बैंक्स वो सरकारी हैं, और सरकारी होने के कारण इनके ऊपर तमाम कई अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कभी सरकार कहती है कि इतने सारे लोगों का, इतने 5 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खोलो, फिर सरकार कहती है, कभी डीमोनेटाइजेशन करके बोलती है, कभी लोगों के नोट बदलो। तो इस कारण से जो बैंक्स का मेन पर्पस है लोन एक्सटेंड करना, डिपॉजिट लेना, वो बहुत बार हैम्पर हो जाता है। और जब ये मेन पर्पस हैम्पर होता है बैंक्स का, तो ओवरऑल इकोनॉमी सफ़र करती है। कई दफ़ा हम देख चुके हैं कि बैंक्स किस तरीके से हार्ट का रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी में हार्ट ब्लड को सर्कुलेट कराता है, वैसे ही बैंक्स हमारी इकोनॉमी में फंड्स को मोबिलाइज कराते हैं। बोरोवर से लेते हैं, आगे लेंडर्स को देते हैं, डिपॉजिटर से लेते हैं, लेंडर्स को देते हैं, और इस तरीके से फंड मोबिलाइज होता है। फंड का बेहतर यूटिलाइजेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअस साइकिल। और वो वर्चुअस साइकिल में बार बार सरकार के इंटरवेंशन के कारण बैंक्स की एक्टिविटी हैम्पर होती है, अलग अलग तरह की स्कीम्स लेकर के आती है सरकार। तो इन सब चीज़ों के कारण बैंक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और बैंक्स के अंदर भारत सरकार की एक्सेसिव इंटरवेंशन हो रही थी। और इसको पहली बार हाईलाइट किया गया ज्ञान संगम में इन 2015। आपको तो पता ही होगा कि ज्ञान संगम इज ए कॉन्क्लेव बिटवीन चीफ ऑफ बैंक्स एंड आरबीआई चेयरमैन एंड आरबीआई गवर्नर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तो तमाम जो बैंक्स के हेड होते हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और तमाम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं, उनकी एक कॉन्क्लेव होती है टाइम टू टाइम, उसको हम लोग कहते हैं ज्ञान संगम। और ज्ञान संगम में जो बैंकिंग सेक्टर के मेन प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस किया जाता है। जब ज्ञान संगम 2015 में हुआ तो जो बैंक्स के चीफ्स थे उन्होंने हाईलाइट की ये प्रॉब्लम की जो सरकार है वो एक्सेसिव इंटरफेयर करती है बैंक्स के फंक्शनिंग में, अलग अलग तरह की स्कीम लेकर के आते हैं, और इस कारण से बैंक्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर बैंक्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी सफ़र करेगी। तो ये उस टाइम में हाईलाइट किया गया। तब उस टाइम से ये बातें चल रही थी कि सरकार के इंटरवेंशन को मिनिमाइज़ किया जाए। तो एक तरीका है सरकार के इंटरवेंशन को मिनिमाइज़ करने का कि बैंक्स को प्राइवेटाइज़ किया जाए। तो यही कारण है कि वो तमाम बैंक जो पहले नेशनलाइज किए गए थे, अब धीरे धीरे उनको प्राइवेटाइजेशन की बात उसकी सामने आने लगी। बाद में कुछ एक कमिटीज़ भी बनाई गई और उन कमिटीज़ ने भी इसी तरीके के रिकमेंडेशंस दिए। फॉर एग्जांपल नरसिम्हा कमेटी बनाई गई, और नरसिम्हा कमेटी ने प्रपोज किया कि भारत सरकार को अपने शेयर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स में घटा करके 33% तक रिस्ट्रिक्ट कर लेने चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स के शेयर्स मेजॉरिटी में हो जाए और प्राइवेट सेक्टर्स उसको अपने हिसाब से रन करें, तभी जा करके प्रोफेशनलिज्म और एफिशिएंसी आएगी बैंकिंग सर्विसेज में। उसके अलावा पीजे नायक कमेटी, उसने भी रिकमेंड किया कि बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, सरकार को अपने शेयर्स 50% से तो कम ही रखने चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हो। जब बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे तो ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से चलेंगे। हाल फिलहाल में आरबीआई की एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और उसने भी इस तरह के सजेशंस दिए थे कि बिजनेस हाउसेस को, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हमारे देश में, उनको बैंकिंग सेक्टर रन कराने देने का अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। इस पे भी हमने डिटेल में एनालिसिस की थी, कैसे रघुराम राजन साहब ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, इट विल लीड टू एवर ग्रीनिंग ऑफ द लोन्स। ये सब तो आपको याद ही होगा, ये आरबीआई की वर्किंग ग्रुप का ये रिकमेंडेशन, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन अभी के लिए आप फिर से वापस मुद्दे पे आइए। द पॉइंट इज़ कि जो बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उस टाइम में तो उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं एंड मार्केट मॉडल की तरफ जा रहे हैं, उस टाइम में ये सरकारी बैंक्स उतना इफेक्टिव तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बहुत हद तक हुआ है, लेकिन बैंक्स की खुद की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी वीक हो गई है। बैंक्स का एनपीए काफ़ी हाई चल रहा है, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीए। तो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल आफ्टर दिस पैंडेमिक एंड लॉकडाउन
ऐसा माना जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बैंक्स की एनपीए लगभग 16.2% तक बढ़ जाएगी। और काफ़ी सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए, और यही कारण है कि दो बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया है भारत सरकार ने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स बजट। और ओवरऑल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है। जब तक उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, जब तक उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, अपने लिए ज़्यादा कैपिटल रिजर्व डेवलप करे, हमारे बैंक्स कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, और हमारे बैंक जो हमारे देश की फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर सर्टेन कंसर्न्स। इसी तरीके का कंसर्न पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे ने रेज किया था। इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने कहा था कि देखिए, हमारा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन हमारे देश के अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो टॉप 100 में बस एक ही बैंक आता है, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ रैंक्ड एट 55। तो ये एक तरह की एनोमली है, एक तरह की इनकन्सिस्टेंसी है जो नॉर्मली किसी और इकोनॉमी में नहीं पाई जाती। देखिए, जितना बड़ा इकोनॉमी उसका बैंकिंग सेक्टर भी उतना ही रोबस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारा इकोनॉमी बड़ा है, बैंकिंग सेक्टर उतना रोबस्ट नहीं है। इससे ये पता चलती है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैपेबल नहीं है हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। और अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो हमें अपने बैंकिंग सेक्टर को और रोबस्ट बनाना होगा। रोबस्ट बनाने के लिए उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को डेवलप करानी होगी, और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को डेवलप कराने के लिए उसको प्राइवेटाइज करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। तभी जाकर के वो ज़्यादा रिजर्व डेवलप कर पाएंगे, तभी जाकर के वो अपने लिए ज़्यादा कैपिटल बना पाएंगे, एंड देन दे विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। द कंक्लूजन इज दैट आवर बैंक्स आर नॉट कैपेबल इनफ टू फ्यूल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर। अभी तक तो हम पहुंच गए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गए, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हमारी बन गई, लेकिन अब अगर $5 ट्रिलियन तक पहुंचना है तो बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना होगा, उसको और प्रोफेशनल तरीके से रन कराना होगा। और एक ही उपाय बचता है अब मिला जुला करके उनको प्रोफेशनल और एफिशिएंट बनाने का, कि हम उनको प्राइवेटाइज कर दें। लेकिन अब मुद्दा ये है कि जब भारत सरकार इस डायरेक्शन में स्टेप ले रही है कि चलो बैंक्स को प्राइवेटाइज करते हैं, उससे प्रोफेशनलिज्म आएगा, एफिशिएंसी आएगा, तो अपोजिशन लीडर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दे आर सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज सेलिंग इट्स फैमिली सिल्वर टू मीट इट्स डेली एक्सपेंसेस। कि सरकार अब अपने खर्चे मैनेज नहीं कर पा रही है तो अपने घर की जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, जो बैंक्स हैं, उनको बेच रही है, बेच करके अपने डे टू डे खर्चों को मीट करना चाह रही है। ऐसा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स। जबकि सरकार का ऑफकोर्स ऐसा स्टेटमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, निर्मला सीतारमन जी ने भी यही कहा कि भाई देखो, हम ऐसा नहीं है कि इनको बेच करके अपने नीड्स पूरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम भारत सरकार के खर्चे पूरे करने के लिए बैंक्स को बेच रहे हैं। हम बैंक्स को इसलिए बेच रहे हैं ताकि बैंक ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाए, और इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, कैटर कर पाएँ। The next article is taken from national segment. It is about fossils of Dickinsonia found in भीमबेटका रॉक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 2 हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। रिसर्चर्स ने 3 इस तरह के फॉसिल्स पाए हैं ऑफ डिकिंसोनिया। डिकिंसोनिया एक तरह का एनिमल है, काफ़ी माइक्रोस्कोपिक एनिमल में। इट इज़ अ बेसल एनिमल। बेसल एनिमल जैसे स्पॉन्सेज होते हैं, कोरल्स होते हैं, या जेलीफिश होती है, इन सबको हम लोग कहते हैं बेसल एनिमल। इसी तरीके का एक बेसल एनिमल, पानी में रहने वाला एनिमल है डिकिंसोनिया। और ये लगभग 550 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलिया में, रसिया में और यूक्रेन में पाया जाता था। अब इसके फॉसिल्स इंडिया में भी मिले हैं भीमबेटका रॉक्स के अंदर। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे एक बात पता चलती है कि लगभग 550 मिलियन ईयर्स अगो जब गोंडवाना लैंड बना था, उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक साथ थे। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस। आप बात को ध्यान से समझिए, आपको पता होगा। पहले इस फिगर को देखिए, आपको ये फिगर देख करके याद आ रहा होगा, आपने जरूर ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि लगभग 550 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज वन लार्ज लैंड मास पैंजिया, एंड देन पैंजिया ब्रोक इनटू 2 डिफरेंट लैंड मास, यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। और हमारा जो कंट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे देखिए इंडिया, ये है इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था। ये इंडिया, ये मडगास्कर, अफ्रीका, ये सब साथ में थे, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। और जब धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से टूट करके अलग हुए, तो 550 मिलियन ईयर्स अगो दिस इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन लैंड मास वेयर टुगेदर। और ये धीरे धीरे टूट करके अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। और ये जो सेपरेशन है ऑफ गोंडवाना लैंड, ये जो सेग्रीगेशन है गोंडवाना लैंड का, ये लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। और ये जो फॉसिल मिला है डिकिंसोनिया का, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट
नोन ए लिविंग एनिमल, और इसका जो फॉसिल फ्यूल मिला है ऑस्ट्रेलिया में भी मिला है, उसके अलावा it has been found in Russia also, it has been found in Ukraine also, and it has been now found in India also। इससे एक बार फिर से साबित हो गया कि ये जो गोंडवाना लैंड था, यूरेशिया लैंड मास था, ये सब एक साथ थे और वो टूट करके अलग हुए हैं। पहले यूरेशिया और गोंडवाना अलग हुआ है, फिर यूरेशिया और गोंडवाना से हमारा इंडियन लैंड मास और ऑस्ट्रेलियन लैंड मास अलग हुआ। तो जो एक थ्योरी है that all these land masses were once together known as larger landmass Pangea, that theory उसको ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है पहले भी। that theory has been once again proved with finding of this fossil in भीमबेटका rock cave, that is फॉसिल ऑफ डिकिंसोनिया। तो ये है सिग्निफिकेंस इस पर्टिकुलर न्यूज़ का। इससे रिलेटेड कई तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार भीमबेटका पेंटिंग के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, भीमबेटका पेंटिंग इज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 7 हिल्स। इस तरीके के रॉक कट शेल्टर्स बनाने शुरू किए थे पुराने ज़माने के लोगों ने, आदि मानव ने, जिनको हम आदि मानव कहते हैं, एंशिएंट टाइम के लोग कहते हैं। लगभग 1 लाख साल पहले से ही इस तरीके के रॉक कट शेल्टर्स आदि मानव ने बनाना शुरू किया यहाँ पर रहने के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने रॉक्स के अंदर पेंटिंग भी शुरू कर दी, और जो अर्लीस्ट पेंटिंग पाई गई है इन रॉक कट केव्स के अंदर वो लगभग 10,000 साल पुरानी है। और ये जो अर्लीस्ट पेंटिंग है भीमबेटका रॉक्स के अंदर, दे बिलोंग टू मेसोलिथिक एज इन इंडिया। और इसको पहली बार डिस्कवर किया था वी.एस. वकांकर साहब ने 1957-58। वी.एस. वकांकर वाज अ वेरी वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए, इस भीमबेटका केव्स के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, केव 1 लाख साल पुरानी है, लेकिन इसकी जो पेंटिंग है वो बस 10,000 साल पुरानी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो पेंटिंग्स हैं ये ज़्यादातर डिपिक्ट करते हैं डांसिंग, हंटिंग, इस तरह के थीम्स को वो डिपिक्ट करते हैं, या एनिमल्स के भी इमेजेस बने हुए हैं। और भीमबेटका यहाँ पे आप देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और ये नर्मदा रिवर्स के पास में है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट वेम्बनाड लेक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 2 ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, authorities have initiated a preliminary step to demolish illegally constructed villas in Kerala and around Vebanad Lake on नेडियाथुरुतु आइलैंड। तो एक बात तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रख लेना कि वेबनाद लेक जो केरला में है, ये देखो, ये वेबनाद लेक जो केरला में है, इस वेबनाद लेक के अंदर एक आइलैंड है नेडियाथुरुतु आइलैंड। हो सकता है आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि ये नेडियाथुरुतु आइलैंड कहाँ पे है। और ये नेडियाथुरुतु आइलैंड पे कई सारे रिजॉर्ट्स बना रखे थे लोगों ने, और उन रिजॉर्ट्स को अब धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है, ख़त्म कराया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, क्योंकि दे आर हैविंग निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट को ऑफ दिस वेबनाद लेक। अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सवाल बनेगा कि ये नेडियाथुरुतु आइलैंड कहाँ पे है, आंसर विल बी इट इज़ इन वेबनाद लेक। अब वेबनाद लेक के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, वेबनाद लेक इज लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। इसका ओवरऑल एरिया है लगभग 2033 स्क्वायर किलोमीटर, 2033 स्क्वायर किलोमीटर, एंड एज ए सेड इट इज़ इन द स्टेट ऑफ केरला। और इस बात का ध्यान रखना कि ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रामासार साइट है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रामासार साइट है सुंदरबन एरिया। और यही वेबनाद लेक एरिया में ही नेहरू बोट रेस कराया जाता है हर साल ओणम के टाइम में। नेहरू बोट रेस काफ़ी पॉपुलर है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, केरला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बोट रेस केरला में उसको हम लोग कहते हैं वल्लम कल्ली, और वल्लम कल्ली यानी कि बोट रेस केरला में ओणम के टाइम में खासकर होता है। और सारे बोट रेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बोट रेस है वो है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जो इस वेबनाद लेक में कराया जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि वेबनाद लेक दो इट इज़ लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, बट इट इज़ अ ब्रैकिस लेक, मतलब सॉल्टी वाटर लेक है, सलाइन वाटर लेक है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज वुलार लेक, दैट इज इन श्रीनगर। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Arjun tank. It is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन आर्मी को अर्जुन बैटल टैंक MK1A
हैंड ओवर किया है। और टोटल इस तरह के 118 अर्जुन बैटल टैंक इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। और ये जो अर्जुन बैटल टैंक है इसको मेनली डेवलप किया है DRDO ने इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद अनदर एजेंसी जिसका नाम है कॉम्बाइंड कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये नाम पूरा याद मत रखो, इतना याद रखो कि DRDO ने इसको डेवलप किया है। अब ये अर्जुन टैंक के बारे में थोड़ा ब्रीफली समझ लेते। देखिए, अर्जुन टैंक ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को 1972 में स्टार्ट किया गया था और फाइनली अर्जुन टैंक को बना लिया गया 1996 में। इसको मास लेवल पे 1996 में बना करके इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया। ये जो करंट न्यूज़ हम देख रहे हैं ये एक्चुअली अपग्रेडेड वर्जन है अर्जुन टैंक का, अर्जुन टैंक MK1A। और जो अर्जुन टैंक MK1A है इसके थोड़े एडिशनल फीचर्स हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम। तो कंप्यूटर से अब इसके फायर को कंट्रोल किया जाएगा, बैठे बैठे इसमें से कंप्यूटर की मदद से यहाँ से मिसाइल दागा जा सकता है। एंड इट हैज़ स्टेबलाइज साइटिंग दैट वर्क्स इन ऑल लाइटिंग कंडीशंस। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अर्जुन टैंक MK1 के, जो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने हमारी इंडियन आर्मी को गिफ्ट किया है या हैंड ओवर किया है। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 408 to 410. Topic number 408 is about land masses of Assam. Assam has land area of about 78,438 km square. It covers 2.39% land of India. Please attempt this question based on topic number 408. Topic number 409 is about Tarun Ram Phukan. He was a prominent leader of Assam and was popularly known as Deshbhakt. He became President of Swaraj Party of Assam during freedom movement. Please attempt this question based on topic number 409. Topic number 410 is about Ras Raj. Lakshminath Bezborua is also known as Ras Raj. He was honored with this name by Assam Sahitya Sabha in 1931. Please attempt this question based on topic number 410. This is the answer of question number 405 to 407 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following article constitutes right to marry person of choice? The correct answer will be option B, Article 21. And which of the following is correctly representing tax buoyancy? The correct answer will be option C, measures of the responsiveness of the tax receipt with respect to GDP. That's all from our side for today. Thanks for watching.